मित्रों, हम पढ़ने वाले हैं आज बहु प्रतिभा का सिद्धांत, जिसे आप बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, अर्थात एक व्यक्ति के अंतर्गत एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती। ठीक है। इस सिद्धांत का बारे में कुछ नॉलेज ले लेते हैं बेसिक। ये बहु प्रतिभा का सिद्धांत या बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, उसे देने वाले थे अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम था हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है। ये जो सिद्धांत दिया था इन्होंने, ये कब दिया था, तो ये आपको बेसिक ध्यान रखना है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था 1983 में। ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के बाद इन्होंने एक किताब में इसको प्रोड्यूस किया था, या एक किताब में इसका वर्णन किया था, और उस किताब का नाम था फ्रेम ऑफ माइंड। ठीक है। या मस्तिष्क की संरचना, यानी आपके दिमाग की संरचना की फ्रेमिंग क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है, द फ्रेम ऑफ माइंड जो थी वो किसकी थी? हार्वर्ड हार्वर्ड गार्डनर की ये किताब थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब हार्वर्ड गार्डनर ने ये 1983 में जब किताब लिखी थी, 1983 में जब ये किताब लिखी थी, तो इसमें इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी? इन्होंने बताई थी 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। ठीक है। आपको ध्यान रखना है, 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी 1983 में। फिर 8वां प्रकार इन्होंने जोड़ा था 1998 में। फिर 9वां प्रकार इन्होंने जोड़ा था 2000 में। तो आपको ये बेसिक ध्यान रखना है। इस प्रकार ये हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कुल 9 बुद्धियां हो गईं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं जब ये किताब द फ्रेम ऑफ माइंड लिखी गई थी तो उसमें कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो सबसे पहली बुद्धि बताई थी भाषाई बुद्धि, अर्थात भाषाई बुद्धि में देख रहे हैं जैसे ABCD है, तो भाषाई बुद्धि में एक व्यक्ति की भाषा पर पकड़ अच्छी होती है। आगे देखेंगे तार्किक एवं गणितीय बुद्धि। जिस व्यक्ति में तार्किक एवं गणितीय बुद्धि ज़्यादा होती है, वो व्यक्ति गणित में बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से अपने लॉजिक इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद में बात करते हैं सांगीतिक बुद्धि। अगर किसी व्यक्ति में संगीत से संबंधित बुद्धि होती है, तो वो व्यक्ति गाने में, बजाने में, ठीक है, इन सब में बेहतर होता है। इसके बाद में आती है आगे अंता व्यक्तिक बुद्धि, यानी अगर किसी व्यक्ति में अंतः व्यक्तिक बुद्धि की क्षमता ज़्यादा है, तो वो अपनी चीज़ों को, अपने अपने विचारों को बड़े बेहतर तरीके से सोच सकता है, समझ सकता है। इसके बाद में आता है अंतः व्यक्तिक बुद्धि। अगर इस प्रकार की अंतः व्यक्तिक, एक है इंटर, एक है इंट्रा, तो ये हम इंट्रा की बात कर रहे हैं। तो ये जो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस है, वो अगर किसी के अंतर्गत है, तो वो दूसरे व्यक्तियों को बेहतर तरीके से समझ सकता है। इसके बाद में आता है आपका देहिक या इंद्रगतिक बुद्धि। जिन व्यक्तियों के अंतर्गत देहिक या इंद्रगतिक बुद्धि ज़्यादा होती है, वो व्यक्ति अपने बॉडी पर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे खिलाड़ी इसका एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। इसके बाद में आते हैं स्थानिक बुद्धि। ऐसे व्यक्ति जिनमें स्थानिक बुद्धि अधिक होती है, वो चीज़ों को देख के उनके बारे में बहुत अच्छे से इमेज अपने माइंड में बना सकते हैं। तो चलिए मित्रों, ये थी 7 बुद्धियां वो जो हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में दी थी। 8वीं बुद्धि जोड़ी थी 1998 में, और 9वीं बुद्धि जोड़ी थी 2000 में। तो हम 9 की 9 बुद्धियां एक एक करके पढ़ते हैं, स्लाइड बाय स्लाइड। ये आती है आपकी पहली बुद्धि, दृश्य संबंधी बुद्धि भी कह सकते हैं आप इसे, या स्थानिक बुद्धि भी, या स्थानिक प्रतिभा भी इसे कह सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंतर्गत ये बुद्धि है, तो वो दृश्यों को बहुत बेहतर तरीके से समझने की क्षमता रखता है। जैसे नक्शों को अच्छे से देखना, चार्ट, चित्र, वीडियो, फिल्मों को अच्छे से देखने में उसे आनंद आता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपका नाविक हो सकता है, एक शिल्पकार हो सकता है, या एक दृष्टिक कलाकार हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो बुद्धि आती है वो आती है शाब्दिक बुद्धि या बहुभाषा प्रतिभा। ऐसी अनिशाब्दिक बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो शब्दों और भाषाओं के एक बेहतर तरीके से उपयोग करने की क्षमता रखते हैं। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, ये एक कवि हैं, और इन कवि का नाम आप बखूबी जानते होंगे। ये कवि हैं कुमार विश्वास। ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों के पास भाषिक क्षमता बहुत ही ज़्यादा रहती है, अर्थात ये किसी को अपने विचार मनवा सकते हैं, या भाषा के उपयोग का ये बहुत सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देखिएगा, पत्रकार भी हो सकता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये कोई रियल न्यूज चला के ये लड़की है, तो इसके अंतर्गत भी ये क्षमता है। तो शाब्दिक जो या बहुभाषा प्रतिभा होती है, वो पत्रकार में है, शिक्षक में है, वकील में है, और राजनीतिक में हो सकती है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की भाषा पर बहुत अच्छे तरीके से पकड़ होती है। इसके बाद में अगला देखते हैं तार्किक या गणितीय बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति तर्क एवं संख्याओं के उपयोग को वो एक बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो संख्याओं और एवं तर्क करने की क्षमता इनमें अधिक होती है। तार्किक एवं गणितीय बुद्धि जिनके अंतर्गत होती है, वो कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और उन्हें ऐसे करने में आनंद भी आता है। ठीक है।
तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं वैज्ञानिक हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, लेखपाल हो सकता है और एक गणितज्ञ भी इसी का एग्जाम्पल हो सकता है। तो मित्रों अब अगली जो बुद्धि आती है आपकी वो आती है देहिक या इंद्रियगत बुद्धि या प्रतिभा। तो ऐसे व्यक्ति जिनके अंतर्गत दैहिक बुद्धि की ज़्यादा होती है, दैहिक बुद्धि अधिक होती है, तो वो व्यक्ति डेफिनेटली अपने शरीर पर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी बॉडी कंट्रोलिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, शारीरिक नियंत्रण बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आप देखिएगा एथलीट के अंतर्गत ये होता है। तो एक एथलीट देख रहे हैं आप ये चित्र में, नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने जेवलियन थ्रो में अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक प्रतियोगिता में। ठीक है, इसके बाद में आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं एक ये खिलाड़ी हैं क्रिकेटर जिनका नाम आप बखूबी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो विराट कोहली हैं इनका बैटिंग करने का तरीका अलग है। हर कोई खिलाड़ी भले ही बैटिंग करता है लेकिन सबकी अपनी अपनी कला होती है, अपनी अपनी बुद्धि होती है। तो इनके अंतर्गत ये है। दूसरा देख ले आप नर्तक जो डांसर होते हैं, यहाँ पे ये डांसिंग गर्ल है या लेडी जो भी है, तो ये डांस करती हुई ये भी अपनी बॉडी पर अच्छे से कंट्रोल रख सकती है। अगला देख सकते हैं आप अभिनेता, अभिनेता जो एक्ट्रेस हैं जैसे कि अक्षय कुमार, इस प्रकार के व्यक्तियों में ये बुद्धि दैहिक बुद्धि पाई जाती है। तो दैहिक बुद्धि किन में पाई जाती है? जो अपने शरीर पर बेहतर तरीके से नियंत्रण रख सकते हैं। इसी क्रम में हम अगला जानते हैं, अगला बुद्धि का प्रकार अगला है सांगीतिक या तालग्राही बुद्धि। ये जो बुद्धि होती है वो संगीत से जुड़ी सभी क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे से अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा को ऊंचाई दे सकते हैं। जैसे वादक यानी तबला बजाने वाला ये व्यक्ति है तो इसमें संगीत से रिलेटेड बुद्धि है। जैसे ये गायक है, ये सोनू निगम है, जैसे कि ये गा रहा है तो इसमें सांगीतिक बुद्धि है। ये संगीतकार हैं, ये किसी गाने को सभी लोग साजबाज मिला के बजा रहे हैं और एक लिरिक्स उसे दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनके अंतर्गत जो बुद्धि है वो सांगीतिक बुद्धि अधिक है। इसके बाद में आगे चलते हैं हम अंतर व्यक्तित्व प्रतिभा। अंतर व्यक्तित्व प्रतिभा उसे कहते हैं जो दूसरों को समझने की अपार क्षमता रखते हैं, दूसरे व्यक्तियों को देखते ही समझ जाते हैं। जैसे परामर्शदाता है, राजनीतिक है, एक व्यापारी है, उनके अंतर्गत ये बुद्धि होती है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक ध्यान रखना है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो अंतर व्यक्तित्व प्रतिभा वाले व्यक्ति होते हैं वो दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। आगे देखते हैं हम अंता व्यक्तित्व। एक है अंतरा मतलब इंटर और ये है अंता मतलब इंट्रा। तो इंट्रा क्या होता है? जो स्वयं अपने विचार करने और किसी भी अंत स्थिति को समझने की क्षमता रखता हो, मतलब जो अपने माइंड में कुछ सोचे और उसको एक बेहतर तरीके से समझे, उन ऐसी बुद्धि को हम क्या बोलते हैं? अंता व्यक्तित्व बुद्धि। ठीक है, ये जो व्यक्ति होते हैं वो स्वयं विचार प्रकट करते हैं और उनका बड़ी सूक्ष्म या बारीकी से विश्लेषण भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनुसंधान करता है, इसके एग्जाम्पल होते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग प्राकृतिक बुद्धि। तो अभी तक जो बुद्धि पढ़ी थी वो 7 प्रकार हो गए थे और 8वां प्रकार जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था 1998 में, ये बुद्धि थी आपकी प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि उन व्यक्तियों में अधिक होती है जो नेचर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं, जैसे कि एक शिकारी हुआ, जैसे कि एक किसान हुआ। ऐसे व्यक्तियों में कैसी प्राकृतिक बुद्धि की बहुधा मात्रा पाई जाती है। आगे देखेंगे अस्तित्व संबंधी प्रतिभा, यानी हार्वर्ड गार्डनर की जो 7वीं बुद्धि थी उसी में से अलग करके 2000 में एक 9वीं बुद्धि का प्रकार बनाया, जिसे अस्तित्व संबंधी बुद्धि भी कह सकते हैं या आप आध्यात्मिक बुद्धि भी कह सकते हैं। ऐसी जो बुद्धि होती है वो डेफिनेटली किन में होती है? जो आपके दार्शनिक होते हैं उनमें ये बुद्धि पाई जाती है। तो मैं बोल रहा हूँ आध्यात्मिक प्रतिभा या आध्यात्मिक बुद्धि दार्शनिकों में पाई जाती है, इसका दूसरा नाम अस्तित्व संबंधी बुद्धि भी कह सकते हैं। अब मित्रों यहाँ पे एक अगला सवाल आके खड़ा हो जाता है कि बहुप्रतिभा सिद्धांत से छात्रों को क्या फायदे हैं, क्या फायदा है? तो अभी तक यही मानते थे सब लोग कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने ये सिद्ध कर दिया, उनका ऐसा विचार था कि सीखना जो होता है वो सामाजिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी होता है। अर्थात हम सभी लोग समाज में तो सीखते हैं लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि हमारा मन अर्थात मस्तिष्क की संरचना किस प्रकार की होना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार की हमारे मस्तिष्क की संरचना होगी उसी प्रकार से हम सीख पाएंगे। दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे अंतर्गत सांगीतिक बुद्धि अधिक है तो मैं गाना बजाना ही अच्छे से सीख सकता हूँ अन्य कार्यों की अपेक्षा, ऐसा गार्डनर का मानना था। अर्थात जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की प्रतिभा होती है वह व्यक्ति उसी प्रकार का कार्य को सीख सकता है। अगला बिंदु है छात्र अपनी बहु प्रतिभाओं का संतुलन समझने लगते हैं इस सिद्धांत के तहत। मतलब
बच्चों को और शिक्षकों को सबको पता रहता है कि एक व्यक्ति में एक प्रकार की बुद्धि नहीं बल्कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की हो सकती है, और वो एक छात्र अपनी प्रतिभा को उसी क्षेत्र में आगे बढ़ा सकता है जिस की प्रतिभा उसके अंतर्गत भरी पड़ी हुई है, अर्थात जिस प्रकार की वो बुद्धि को धारण करता है। अगला है अपनी व्यक्तिगत शक्तियों का वो सम्मान करना सीखते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ टीचर को सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि किसी भी चीज को समझने या समझाने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अर्थात जो आपकी कक्षा में एक शिक्षक होने के नाते आपको ये चीज समझना चाहिए कि जो आपके कक्षा में छात्र बैठे हैं वो किसी एक प्रकार की बुद्धि को लेकर नहीं बैठे। किसी का दिमाग किसी चीज में चलता है तो किसी का दिमाग किसी चीज में, अर्थात अगर बुद्धि सबकी एक जैसी नहीं है तो समझाने का तरीका भी सबको एक जैसा नहीं होगा, अर्थात अगर छात्र अलग अलग बुद्धि वाले हैं तो समझाने के तरीके भी अलग अलग होने चाहिए। मित्रों, इसी के साथ हम आगे पढ़ते हैं, इससे कुछ जुड़े हुए एक दो प्रश्नों के उत्तर। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है हार्वर्ड गार्डनर थे। ठीक है, अमेरिका के। अगला बिंदु है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में सबसे अंत में क्या जोड़ा गया था? तो सबसे अंत में 2000 में जोड़ा गया था अस्तित्ववादी बुद्धि। इसके साथ ही आगे बात करता हूं, बहुबुद्धि के संदर्भ में अगर एयरफोर्स पायलट बनने के लिए हमें कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गतिक बुद्धि। मित्रों, इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक हुआ समाप्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा हौसला और बढ़े कि मेरी बनाई हुई वीडियो सबको पसंद आ रही हैं। ठीक है मित्र, आप अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।